तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हर्षु की क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर थर्ड जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। हम इस पूरी वीडियो में इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं, हम इस पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में नेक्स्ट लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एनर्जी। उससे पहले इंट्रोडक्शन टू कोल एंड पेट्रोलियम के अंडर ये जब टॉपिक आता है एनर्जी के अंदर, मीन्स एनर्जी क्या होती है। सो एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इन मैनी फॉर्म्स एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। नॉर्मली क्या है कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है, एनर्जी निकलती है नेचुरल रिसोर्सेज से इन मैनी फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में निकल सकती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कुछ इस टाइप से मैंने एनर्जी टाइप्स लिखे हुए हैं। और ये जो एनर्जी होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। वो हीट के ज़रिए भी हो सकती है और वो किसी भी टाइप का वर्क भी हो सकता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनर्जी की, कितने टाइप की एनर्जी होती है, सो एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली 8 टाइप्स, जस्ट लाइक केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये था हमारा एनर्जी का। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। की एनर्जी, देखिए एनर्जी ना ही क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। नॉर्मली एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ। ओके, सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, बट ना ही कभी वो क्रिएट होगी ना ही वो कभी डिस्ट्रॉय होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन एन माइक्रोफोन साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कन्वर्ट होती है, ना कि वो आप बोल सकते हो कि ख़त्म हो जाती है। ओके, उस टाइप से। नेक्स्ट में अगर हम पढ़ें, सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एज फॉलोज। नॉर्मली क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचुरली, ऑर्गेनिकली नेचर द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं और वो हम यूज़ करते हैं। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप में बटे होते हैं। एक होते हैं एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल। ओके, और एक होते हैं इनएक्सिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर हम इसको रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सहॉस्टिबल की, सो नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ओके, इसको बाद में रिन्यू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर रिन्यू करने के लिए इसको सालों का टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड विंड, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनलिमिटेडली हमारा नेचर हमें प्रोवाइड करवा रहा होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। जस्ट लाइक सनलाइट एंड विंड, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हाँ ये कभी ख़त्म हो जाएगी, कि जब तक सन मौजूद है तब तक ये हमें मिलती रहेगी। बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिसको रिन्यू होने में, दोबारा बनने में बहुत टाइम लगने वाला है, सालों लाखों साल लगने वाले हैं कुछ ऐसा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसको ऑलमोस्ट हमारी जनरेशन के लिए तो नामुमकिन ही है ऐसा कुछ उसको रिन्यू करना। ओके, सो ये हमारा एग्जॉस्टिबल आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स। सो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर दी exhaustible resources that are formed from the decompositions of a dead organic matter, for example coal and natural resources। नॉर्मल देखो, फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो कि हमें धरती के नीचे से मिलते हैं, उनको हम फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। और ये मेनली बनते किससे, तो ये डिकम्पोजिशन से बनते हैं। और वो भी डिकम्पोजिशन किसका, डेड ऑर्गेनिक मैटर का। जस्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं कोल, नेचुरल गैसेज, पेट्रोलियम, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। नॉर्मली क्या था, देखो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। अब डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं होती है, और हमें ये सारी चीज़ें, एक फॉसिल फ्यूल जो ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है कि उस टाइम लाखों करोड़ों साल पहले जो जानवर या फिर जो एनिमल ख़त्म हो गए थे, ज़मीन के अंदर समा गए थे, कुछ भी ऐसा, और उनकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट होकर ये फॉसिल फ्यूल्स बने हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स। जितनी भी एनर्जी थी उन सब की, वो सब एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर चली गई। ओके, नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि एनर्जी यूटिलाइजेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। सो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो किस किस टाइप से बटी हुई है। 40% ऑफ द एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज
जितनी भी हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं उसकी 40% एनर्जी इंडस्ट्रीज़ द्वारा यूज़ की जाती है। 24% ऑफ एनर्जी इज़ यूज बाय द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नॉर्मली 24% एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर हम बात करें 6% एनर्जी की, सो वो फार्म से यूज़ की जाती है। एंड देन 30% ऑफ एनर्जी इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एंड अदर पर्पजेज। ओके, घरों के लिए या फिर अलग किसी काम के लिए हम लोग इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपिक की, सो इसमें आता है हमारा कोल फॉर्मेशन। ओके, सो कोल क्या होता है पहली बात तो, सो कोल इज़ अ ब्लैक कलर्ड फॉसिल फ्यूल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डिफरेंट पर्पजेज। नॉर्मली क्या है कि कोल एक ऐसा ब्लैक कलर्ड फॉसिल फ्यूल है जो कि हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ग्राउंड से। एक टाइप का फॉसिल ही है वो, एक इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं कई चीज़ों में। अगर हम बात करें पीट की, सो पीट इज़ अ डार्क फाइब्रस फ्यूल कंपोज ऑफ partially decomposed plant matter, sorry, and it is the first stage in the formation of coal। नॉर्मली क्या, जब कोई प्लांट डिकम्पोज होता है तो प्लांट के डिकम्पोज होने के सबसे जो फर्स्ट स्टेज में वो डिकम्पोजिशन वाला प्लांट होता है ना, उसको हम पीट बोलते हैं और इसके बाद जाकर कोल फॉर्म कर देता है। सो फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होती है, अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द डेड वेजिटेबल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। नॉर्मली क्या है कि ज़मीन के अंदर जब एक डिकेइंग प्लांट, एक टूटा हुआ प्लांट ज़मीन के अंदर गिर जाए और फिर वो उसको ज़मीन के ऊपर की जो लेयर, मिट्टी की लेयर चल रही है, फिर उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उसके ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ऐसा करते करते जब वो मिट आप कह सकते हो पेड़ का एक टुकड़ा जब इन सब प्रेशर्स को झेल लेता है तब जाकर वो एक कोल का रूप लेता है और इस पूरे प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ओके, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल को। नेक्स्ट में अगर हम पढ़ें, सो टाइप्स ऑफ कोल, कोल कितने टाइप के होते हैं, सो देयर आर नॉर्मली 4 टाइप्स ऑफ कोल। द फर्स्ट इज एंथ्रेक्सिड, नेक्स्ट इज बिटोमिन, एंड थर्ड इज सब बिटोमिन्स, एंड द फोर्थ इज लिग्नाइट। ओके, ये हमारे 4 टाइप के कोल होते हैं। फिर अगर बात करें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल, ये क्या होती है, सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर कोक, कोल तार, अमोनिया एंड द कोल गैस। नॉर्मली क्या है कि अगर हम कोल को एक हीटिंग एनवायरनमेंट में, आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करें जिसमें एयर मौजूद ना हो, ठीक है, एयर की गैर मौजूदगी में अगर हम उसको हीट करें तब उसमें से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जस्ट लाइक कोक निकलता है उसमें से, फिर कोल तार निकलेंगी, अमोनिया निकलेगा एंड देन कोल गैसेस निकलेंगी। ओके, कुछ ऐसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो ये एक प्रॉपर डायग्राम है कि अगर हम कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ, वेट, ओके, ये देखिए ये हमारा बर्नर है और इस बर्नर में जो फ्लेम आ रही है, ओके, ये क्या है, पाउडर ऑफ कोक, इसे हम बोलते हैं पाउडर ऑफ कोक। ये एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर है, ये बॉइलिंग ट्यूब है हमारी। इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर अगर हम पाउडर ऑफ कोक को जलाएं और उसको हीट कर रहे हैं, इसमें ये देखिए यहाँ से बंद है तो इसमें बंद होने के कारण यहाँ पर एयर नहीं जा रही है। अब एयर नहीं जा रही है, उसको हीट हो जा रही है तो उसमें से जो गैस निकलेगी वो गैस यहाँ पर आके स्टोर हो रही है और फिर ये निकल रहा है कोल तार, इसके ऊपर का जो वाटर है वो सेपरेट किया जा रहा है एंड देन जो ऊपर से इसकी गैस बन रही है, इस गैस को बोलते हैं हम कोल गैस। ओके, सो द कोल गैस इज़ कम्बस्ट। नेक्स्ट में ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से हमारा ये कोल गैस बनती है, कोल तार बनता है, वो भी किससे बनता है, कोक से बनता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो कोल तार क्या होता है, सो कोल तार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड with an unpleasant smell and it is used as a starting material for manufacturing various substances। नॉर्मली क्या है कि अगर हम बात करें वेरियस, आप अलग अलग चीज़ें बोले कि हमें अलग अलग चीज़ें क्रिएट करनी है उस टाइप से, तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल के तौर पर हम कोल तार का यूज़ कर सकते हैं। ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जो कि एक अनप्लीजेंट सी स्मेल हमें प्रोवाइड करता है, जो बदबू सी प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, और जो उसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। ओके, अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जस्ट लाइक रोड्स बन रहे हैं या फिर टायर बन रहे हैं, कुछ ऐसा, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कोल गैस की, सो कोल गैस इज़ अ फ्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। नॉर्मली क्या है, कोल गैस का उपयोग, जैसे हमने भी देखा कोल गैस बनता कैसे, तो प्रॉपर एक प्रोसेस था कि आप कोक को डालोगे, उसके बाद एयर नहीं उसमें होगी, फिर उसको हीट करोगे तब जाकर हमारा कोल तार अलग हो जाएगा और जो ऊपर की गैस निकलेगी वो कोल गैस होगी, कुछ ऐसा। तो ये उस मेथड से निकलती है और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ कोल गैस का यूज़ करती है एज अ एनर्जी, है ना। नेक्स्ट में अगर हम पढ़े कि अमोनिया लिकर क्या होता है, सो अमोनिया लिकर और अमोनिया हाइड्रोक्साइड
is one of the byproduct formed during the destructive distillations of coal and it is used to make a fertilizers. नॉर्मली क्या है, अमोनिया लिकर एक बाई प्रोडक्ट है जो कि हमने जैसे पीछे अभी एक डायग्राम में जितनी भी हमने वो चीज़ें की ना, जैसे यहाँ पर हमने ये पूरा प्रोसेस किया, इस पूरे प्रोसेस में एक हमारा बाई प्रोडक्ट निकला था जिसको हम बोलते हैं अमोनिया लिकर। अब ये अमोनिया लिकर भी सेम प्रोसेस से निकला गया है, इसे हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं खेतों में। ओके, नेक्स्ट में अगर हम बात करें कोक की, सो कोक इज़ अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस एंड प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड एक्सट्रैक्टेड ऑफ मेटल्स। नॉर्मली क्या है, ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में और जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इसमें बहुत हेल्प करता है। कुछ ऐसा ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि काफ़ी प्योर माना जाता है, कार्बन इसमें बहुत मौजूद होता है, तभी इसे इस कोक को बनाने के पूरे प्रोसेस को कार्बनाइजेशन का नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो कोक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो ऑयल वेल्स एंड रिजर्वर्स, ये क्या होते हैं? सो एन ऑयल वेल इज यूज टू ब्रिंग द ऑयल और अदर हाइड्रोकार्बन्स टू द सर्फेस एंड इट इज़ लॉन्ग होल क्रिएटेड इनटू द अर्थ। नॉर्मली क्या है, ऑयल वेल एक टाइप के कुएं होते हैं जहाँ से हमें तेल मिलता है। ठीक है, सो और अदर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द सर्फेस, और भी टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि हमें इन सब से मिल सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ लॉन्ग होल क्रिएटेड इनटू द अर्थ, अर्थ के अंदर हम छेद करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिल जाती है। एंड ऑयल रिजर्वर्स इज एन अंडरग्राउंड लेक ऑफ ऑयल कंपोज टू हाइड्रोकार्बन। नॉर्मली क्या, हाइड्रोकार्बन से जो हमें ऑयल मिलता है, हाइड्रोकार्बन ऑयल कंपोज होता है, वही हमें इन रिजर्वर से मिलता है। ठीक है, सो एक टाइप की कुएँ होते हैं। आप ये अज्यूम करो कि हमने छेद किया धरती के अंदर और फिर वहाँ पर जो ऑयल मौजूद था वो ऑयल हमें मिल गया, कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं ऑयल वेल्स या फिर रिजर्वर्स भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। सो हम ऑयल को निकालते कैसे हैं? सो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज़ द प्रोसेस बाय विच यूजेबल ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस लोकेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि प्योर हमें ऑयल ही मिल जाए, वो एक हमें थिक लिक्विड मिलता है, उस थिक लिक्विड को निकाल कर हम जो यूजेबल मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑयल रिजर्वर्स। ओके, सो ऑयल रिजर्वर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? डिवाइसेस लाइक जियोफोन्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन रॉक बाय आइडेंटिफाइंग द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स। नॉर्मली क्या है कि एक ना जियोफोन करके एक चीज़ आती है, एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को अगर आप किसी पत्थर में रखोगे या फिर एक किसी आपको ऐसा शंका है कि हाँ यहाँ पर ऑयल मौजूद हो सकता है या फिर यहाँ पर मुझे तेल मिल जाएगा, कुछ ऐसा, तो आप वहाँ पर लगाओगे तो वो आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा और वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है साउंड से, साउंड वेव जो होती है वो साउंड वेव से उस सिग्नल को कलेक्ट करेगा एंड देन फिर आपको बताएगा कि वहाँ पर ऑयल मौजूद है या नहीं। ओके, एंड देन एक्सप्लोरेटरी वेल्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल सैंपल्स। ठीक है, एक एक्सप्लोरेटरी वेल्स खोदी जाती है, छोटी पाइप खोदी जाती है जिससे अगर हमें ऑयल मिल गया तो उससे हम ऑयल का सैंपल लेते हैं कि वो ऑयल एक्चुअली में एक ऑयल है या नहीं है, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या वो प्रॉपरली बन चुका है एक ऑयल यूजेबल या फिर नहीं बन चुका है, ऐसा कुछ। ओके, सैंपल लेते हैं, उसके बाद जाकर अगर कुछ बन जाए तो हम उसको बोलेंगे ऐसा कुछ। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल क्या होता है। सो द नेचुरल फ्लो ऑफ ऑयल इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल एंड इट कैन परसिस्ट फॉर डेज और ईयर्स। नॉर्मली क्या है, अगर हम बात करें नेचुरल फ्लो ऑफ ऑयल का कि नेचुरली ऑयल कहीं से आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल, कि शुरुआती तौर पर हमें यहाँ से इतना % ऑयल मिल रहा है। ठीक है, एंड इट कैन बी परसिस्ट फॉर डेज और ईयर्स, और ये हज़ारों सालों तक चल सकता है। फिर भी हज़ारों साल नहीं, बस काफ़ी टाइम उसको लग सकता है, काफ़ी दिन काफ़ी साल भी लग सकते हैं। सेकेंडरी रिकवरी प्रोसेस क्या है कि द सेकेंडरी प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर फ्लडिंग, injecting chemicals into the reservoirs, injecting carbon dioxide into the reservoir और microbially enhanced ऑयल रिकवरी। नॉर्मली क्या है कि ये सब कुछ सेकेंडरी रिकवरी प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा हम लोग ऑयल को रिकवर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि वाटर फ्लडिंग आ गया, इंजेक्टिंग केमिकल्स आ गया, कुछ भी ऐसा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिजर्वर्स में इंजेक्ट कर दें या फिर माइक्रोबियल्स को इन्हेंस कर दें ऑयल रिकवरी के लिए, कुछ ऐसा हम करें तो भी हमारे प्रोडक्शन ऑफ ऑयल हो सकता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो ये क्या होते हैं? सो क्रड ऑयल, सो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि एक थिक लिक्विड सा निकलता है हमारे धरती के अंदर से, उसे हम बोलते हैं क्रड ऑयल। ओके, सो क्रड ऑयल इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल विच इज़ अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपोज बाय द हाइड्रोकार्बन। सेम वही है कि हाइड्रोकार्बन से निकला गया पेट्रोलियम या फिर फ्यूल, हम उसको बोलते हैं कि वो एक क्रड ऑयल है। ओके, और ये अनरिफाइंड होता है, इसको रिफाइंड नहीं किया जाता अभी तक। रिफाइंड इसमें से फिर हम सेपरेट करेंगे तो हमारा डीजल ऑयल निकलेगा, कैरोसिन ऑयल निकलेगा, पेट्रोल ऑयल निकलेगा, कुछ ऐसा। नेक्स्ट में बॉइलिंग पॉइंट एंड द वेपराइजेशन। सो
The boiling point is the temperature when the pressure exerted by the surrounding on liquid and pressure of a liquid becomes equal. Vaporization is the process of changing the state from liquid to gas. Normally क्या है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को देखें, सो बॉइलिंग पॉइंट हमारा एक वो टेम्परेचर होता है जो कि किसी भी एक सब्सटेंस को, आप बोल सकते हो किसी भी लिक्विड चीज़ को बॉईल करने के लिए जिस स्टेट में रखकर वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। और जो कन्वर्जन होता है वो हमारे वेपर्स के ज़रिए होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो वेपराइजेशन भी कहलाता है। ओके, लिक्विड का गैस के स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट में हमारा आता है ऑयल रिफाइनिंग और द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या होते हैं? सो ऑयल रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ही चीज़ होती है। इज दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन लिक्विड विद द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर यूजिंग फ्रैक्शनल कॉलम्स। नॉर्मली क्या है कि अगर हम बात करें कि इस ऑयल को सेपरेट करने की, तो उसके लिए हमें हर एक चीज़ को सेपरेट करने का एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है कि अगर हम उसमें बॉइलिंग पॉइंट डालें तो उस बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए अलग अलग चीज़ें सेपरेट हो सकती है, जैसे कि डीजल अलग हो सकता है, कैरोसिन अलग हो सकता है, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। ओके, इसे ही हम टेम्परेचर को यूजिंग फ्रैक्शनल कॉलम्स के ज़रिए करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो यूजेस ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि एक्चुअल में जो हम ज़मीन के अंदर चीज़ें निकालते हैं उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। ओके, सो जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि एलपीजी निकलेगा, या तो पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, कैरोसिन निकलेगा, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, बिटुमिन या फिर पैराफिन वैक्स निकलेगी। ओके, अगर हम बात करें एलपीजी की, सो एलपीजी एक टाइप का फ्यूल है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं या फिर कई इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें पेट्रोल एंड डीजल की, सो पेट्रोल एंड डीजल मोटर एंड एविएशन फ्यूल्स में यूज़ किए जाते हैं। और कैरोसिन एक टाइप का फ्यूल है जो कि स्टोव्स में या फिर लैंप में यूज़ किया जाता है। गाँव घरों में पहले यूज़ किया जाता था, अभी के टाइम पर बहुत ही कम इसका यूज़ है, बट हाँ एक्चुअली में एज ए एनर्जी इसको यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। और बिटुमिन जो है वो यूज़ किया जाता है पेंट्स के लिए। ओके, पेंटिंग के लिए हम बिटुमिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में पैराफिन वैक्स जो आती है ये यूज़ की जाती है ऑइंटमेंट्स के लिए या फिर कैंडल्स के लिए। कैंडल्स को बनाने के लिए हम लोग पैराफिन वैक्सेस का यूज़ करते हैं, वैक्स का यूज़ करते हैं मेनली, जिससे कैंडल्स बनती है। ठीक है, सो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम एंड टिप्स फॉर दिट्स कंजर्वेशन। नॉर्मली क्या है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि एक लिमिटेड चीज़ है, इसको बहुत ही हम कम तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी एक लिमिटेड मात्रा है पूरे वर्ल्ड में। सो इसको हम कैसे यूज़ करें, कुछ ऐसी टिप्स जिससे हम कंजर्व कर सकें इस चीज़ को। सो पेट्रोलियम शुड बी केयरफुली यूज टू अवॉइड इट्स शॉर्टेज एंड द PCRA प्रपोज सम मेथड्स टू सेव पेट्रोल एंड डीजल लाइक ड्राइविंग व्हीकल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। नॉर्मली क्या है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें केयरफुली इन सब पेट्रोलियम चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जब नीडेड हो तभी इसका इस्तेमाल करें। और उसके अलावा भी एक PCRA मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि अगर हमें पेट्रोल एंड डीजल सेव करना है तो उसके लिए हमें व्हीकल्स को बहुत ही एक कांस्टेंट स्पीड में चलाना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड चला रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा स्लो चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डीजल या पेट्रोल की खपत ज़्यादा या कम, ज़्यादा ही होती है एक्चुअली, कम तो खैर क्या ही होगी, कुछ ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस फॉसिल फ्यूल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नॉर्मली क्या है, नेचुरल गैस एक कलर गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है। नॉर्मली इसमें कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, बस ठीक है, ये जो है वो अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट की जाती है पाइप्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह, और ये नेचुरल गैस ही आगे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अगर CNG की, तो CNG क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सो नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज़ नोन एज CNG। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक नेचुरल गैस होती है जिसको अलग अलग पाइप्स के ज़रिए भेजा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरल गैस स्टोर है हाई एनर्जी के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर, जिसे हम CNG बोलते हैं। अगर उसके एडवांटेजेस की बात करें तो उसका 3 मेन एडवांटेजेस हैं। इट्स अ क्लीनियर गैस, नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है, किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं फैलाती है या फिर बहुत धुआं वगैरह ये नहीं छोड़ती है। नेक्स्ट अगर बात करें, सो इट्स लेस पोल्यूटिंग, पोल्यूशन नहीं फैलाती है, फिर से वही बात, सबसे पहले क्लीन गैस है, नेक्स्ट में पोल्यूटिंग फ्री है, एंड देन इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, और इसको डायरेक्टली हम बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा इसमें एक्स्ट्रा करने की इसमें ज़रूरत नहीं, बस इसको लाओ और इसको जलाओ, कुछ ऐसा। नेक्स्ट में आपका आता है एक्यूरेंस ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। सो नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन अ पार्ट ऑफ त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमें नेचुरल गैस मिल सकती है, जैसे मिलती है एक्चुअली। सो इट इज़ त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ओके, इन सब जगहों में हमें नेचुरल गैसेस
इंडिया के अंदर मिल जाती है। हाँ, अभी के लिए इतना ही। हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं इसके नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ उस चीज़ को शेयर कर दो। ओके, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।